प्रिय छात्राओं, आज हम देखेंगे क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। ये क्विक रेशो क्या होता है? यह रेशो हम यह जानने के लिए ज्ञात करते हैं कि संस्था को अपने चालू दायित्वों को यदि निकट भविष्य में तुरंत ही भुगतान करना हो तो क्या वह भुगतान किया जा सकता है। यह अनुपात क्विक संपत्तियों और करंट लायबिलिटीज़ के मध्य ज्ञात किया जाता है। इसका फॉर्मूला है क्विक और लिक्विड रेशो इज इक्वल्स टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। इसको हम क्विक एसेट्स में क्या शामिल करते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर करंट एसेट्स में से स्टॉक एवं प्रीपेड एक्सपेंसेस लेस कर देते हैं तो वो क्विक एसेट्स कहलाएगा, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। कभी कभी यह अनुपात गणना करने के लिए चालू दायित्वों के स्थान पर क्विक लायबिलिटीज़ का त्वरित दायित्वों का प्रयोग करते हैं और इसके लिए प्रायः उन चालू दायित्वों को कुल चालू दायित्वों में से हटा दिया जाता है जिनका भुगतान 6 माह या अधिक समय बाद किया जाता है, जैसे कि बैंक अधिक विकर्ष, फ्यूचर टैक्स, ये सब अत्वरित दायित्व हैं। इस स्थिति में फॉर्मूला होगा क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज़। अब हम देखते हैं कि चालू अनुपात व त्वरित अनुपात में क्या अंतर है। चालू अनुपात और त्वरित अनुपात में या क्विक रेशो में अंतर यह है कि चालू अनुपात की गणना इस आधार पर की जाती है कि संस्था अपने चालू दायित्वों का शोधन आगामी 1 वर्ष में कर सकेगी, जबकि त्वरित अनुपात की गणना इस आधार पर की जाती है कि संस्था अपने चालू दायित्वों का तुरंत या कुछ समय बाद कुछ भुगतान कर सकेगी या नहीं। अब हम देखते हैं कि आदर्श अनुपात क्या होता है। यह अनुपात 1:1 का आदर्श माना जाता है। अतः यदि तरलता अनुपात 1:1 है या इससे अधिक है तो संस्था की चालू वित्तीय स्थिति या अल्पकालीन शोधन क्षमता अच्छी होगी, और इसके विपरीत यह अनुपात 1:1 से कम है तो संस्था की अल्पकालीन शोधन क्षमता कम मानी जाएगी। अब हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन एंड सिग्निफिकेंस या निर्वचन व महत्व। इस अनुपात का निर्वचन आदर्श अनुपात की सीमाएं 1:1 या इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं में प्रचलित इस अनुपात के आधार पर किया जा सकता है। सामान्यतः 1:1 का अनुपात सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह बताता है कि प्रत्येक रुपये 1 के चालू दायित्व के भुगतान के लिए संस्था के पास 1 रुपये की त्वरित चालू संपत्ति है, अर्थात संस्था अपने चालू दायित्वों का भुगतान तुरंत कर सकती है, जो कि एक सुदृढ़ शोधन क्षमता का प्रतीक है, और इससे संस्था की साख में भी वृद्धि होती है। अब हम देखते हैं इसका महत्व। क्विक रेशो का क्या महत्व है? इसमें सबसे पहला है कि यह व्यवसाय की अल्पकालीन शोधन क्षमता का वास्तविक परिचायक है। दूसरा, 1:1 से अधिक का अनुपात सुदृढ़ वित्तीय स्थिति तथा 1:1 से कम का अनुपात विकट वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है। तीसरा है, वित्तीय संस्थाओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण अनुपात है, क्योंकि इसके आधार पर वो डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी की शोधन क्षमता कैसी है। यह तरलता के माप का अधिक कठोर प्रमाप है। ये करंट रेशो से ज़्यादा कठोर प्रमाप होता है, क्योंकि करंट रेशो में तो हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी शामिल करते हैं, जबकि इसके अंदर
हम इस केवल क्विक एसेट्स को शामिल करते हैं। यह फर्म की अल्पकालीन संपत्तियों से फर्म के अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान की अधिक अच्छी क्षमता का माप प्रस्तुत करता है। और यदि ये चालू अनुपात 2:1 है या 2:1 से अधिक है और क्विक रेशो 1:1 से कम हो तो यह अत्यधिक सामग्री को व्यक्त करता है। और लास्ट है, यह गुणात्मक प्रकृति का माप है। अब हम ये देखेंगे कि चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्व के संबंध में कौन कौन से विचारणीय तथ्य हैं। सबसे पहला है, चालू संपत्तियों को गणना करते समय हमें जिन बातों को ध्यान में रखना चाहिए उसमें पहला है कि चालू संपत्तियों में उन सभी राशियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनकी एक लेखा अवधि अथवा एक वर्ष में वसूली की संभावना होती है। और इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि लूज टूल्स की राशि को चालू संपत्तियों में शामिल नहीं करना चाहिए। दूसरा है इन्वेस्टमेंट के बारे में कि सामान्यतः इन्वेस्टमेंट को तो स्थायी संपत्ति माना जाना चाहिए, किंतु यदि विनियोग अल्पकालीन प्रकृति के हैं और आसानी से बाजार में बेचे जाने वाले हैं तो इन्हें चालू संपत्तियों में शामिल कर लेना चाहिए। तीसरा है काल्पनिक संपत्तियाँ। काल्पनिक संपत्तियाँ या स्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए दिए गए जो एडवांस पेमेंट को राशि को भी चालू संपत्तियों में शामिल नहीं करना चाहिए। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे चालू दायित्व की गणना करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उसमें सबसे पहला है कि ऐसे सभी दायित्व जिनका भुगतान एक लेखा अवधि वर्ष में किया जाना है चालू दायित्वों में सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा बैंक अधिविकर्ष के बारे में बता रखा है कि बैंक अधिविकर्ष की राशि को चालू दायित्वों में सम्मिलित किया जाना चाहिए जब तक कि इसके विपरीत कुछ न दिया हो। अर्थात बैंक अधिविकर्ष को तभी स्थायी अथवा दीर्घकालीन दायित्व माना जाएगा जबकि प्रश्न में ऐसा दिया है। सूचना के अभाव में आप बैंक अधिविकर्ष को करंट लायबिलिटीज ही मानेंगे। और थर्ड है गिरवी को स्थायी दायित्व मानना चाहिए। कोई संपत्ति गिरवी रखी मॉर्गेज तो स्थायी दायित्व माना जाएगा, करंट लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार से त्वरित संपत्तियां या क्विक एसेट्स की गणना करते समय हमने किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। पहला है स्टॉक। स्टॉक को अभी हमने देखा क्विक एसेट्स में शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी क्विक एसेट्स में शामिल नहीं किया जाता है। और अब हम ये देखते हैं कि किसी व्यवसाय संस्था का चालू अनुपात या त्वरित अनुपात या क्विक रेशो केवल इस बात का द्योतक होता है कि संस्था में चालू दायित्वों के भुगतान के लिए चालू संपत्तियां या तरल संपत्तियां पर्याप्त है या नहीं। ये अनुपात इन संपत्तियों के गुणधर्म पर प्रकाश नहीं डालते। उदाहरण के लिए चालू अनुपात से ज्ञात नहीं होता है कि संस्था का जो स्टॉक है वह विक्रय योग्य है या विक्रय योग्य नहीं है। और इस खंड में पुरानी या न बिकने वाली योग्य वस्तु शामिल होने से उसको कैश में कन्वर्ट करने में कठिनाई हो सकती है और इसके फलस्वरूप चालू दायित्वों के शोधन में भी कठिनाई हो सकती है। इसी प्रकार से क्विक एसेट्स में भी यह नहीं पता चलता है कि डेटर्स की किस प्रकार की प्रकृति है, इनसे कितनी राशि वसूल होगी, उनसे पूरी राशि वसूल होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कितने समय बाद होगी। तो इन तथ्यों का पता लगाने के लिए चालू संपत्तियों को व चालू दायित्वों के विभिन्न मदों की तरलता का अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो ये था हमारा क्विक रेशो, जिसके अंदर हमें देखना है। इसका उदाहरण नंबर 4 दिया हुआ है जिसको आप कीजिएगा, जिसमें हमें करंट एसेट्स और करंट रेशो और क्विक रेशो निकालने के लिए कहा गया है। और इस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप करके देखिएगा। कल हम देखेंगे एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो या पूर्ण तरलता अनुपात। थैंक यू स्टूडेंट्स।